नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट लेके आया हूँ और आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि जितने सारे कंपनीज के बारे में डिस्कशन करूँगा, सारे कंपनीज के मतलब ब्रेकआउट लेवल के आसपास है, मतलब एक स्विंग ट्रेडिंग बन सकते हैं। तो उसी के मैं बारे में बातचीत करूँगा क्योंकि आपको यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कौन सा पॉइंट को ब्रेक करने के बाद स्विंग ट्रेडिंग बन सकता है और अगर स्विंग ट्रेडिंग बने तो उसका टारगेट कहाँ तक लेना चाहिए, तो वो सारी चीज मैं आपको सिखाऊंगा। एज ए एजुकेशन पर्पस में इस वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मेरी तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको किसी भी कंपनी के ऊपर काम करना है तो आपके कैपिटल के रिस्क के हिसाब से करिए। मेरे तरफ से सिर्फ आपको एजुकेशन पर्पस में ही सारी चीज शेयर किया जा रहा है। तो चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि आपके लिए तो फ्री है, मेरे लिए बहुत मतलब इम्पोर्टेंस है। तो प्लीज आपके सपोर्ट के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक भी करिएगा। तो चलो सबसे पहले देख लेते हैं कंपनी कौन सा है। देखिए कंपनी का नाम है रिलैक्सो। फर्स्ट जो कंपनी है जिसका नाम है रिलैक्सो। रिलैक्सो फुटवेयर आप सभी जानते हैं, इंडिया के एक पॉपुलर ब्रांड है। एक टाइम कंपनी नंबर वन पोजीशन में था। आज कंपनी का पोजीशन देखा जाए तो नंबर वन में नहीं है क्योंकि मेट्रो ब्रांड जो है वो नंबर वन बन चुके हैं। देखिए यहाँ पे नंबर वन नंबर टू किस बेसिस में बनते हैं, हमेशा मार्केट कैप वाइज बनते हैं। जिसके मार्केट कैप ज्यादा उसका पोजीशन पहले। तो इसका मतलब मेट्रो बैंक क्या बहुत ज्यादा शानदार कंपनी है। मेरे हिसाब से मेट्रो बैंक रिलैक्सो से उतना ज्यादा खास कंपनी मुझे तो नहीं लगता क्योंकि रिलैक्सो का बिजनेस मॉडल बहुत स्ट्रांग है। अभी रिलैक्सो का हालत कुछ दिनों से मतलब इस दिस ईयर में देखा जाए तो रिलैक्सो का हालत बहुत खराब हुआ है। सेल्स डाउन हुआ है और बहुत सारे वीकनेस आया है जहाँ पे आप देखेंगे। अगर क्वार्टरली रिजल्ट दिखा दूं, देखिए सेल्स में ऑब्वियसली चेंजिंग हुआ तो सेल्स इंक्रीज हुआ, एक्सपेंस मेंटेन्स हुए और उसके बाद प्रॉफिट भी देखिए 39 करोड़ से बढ़ के हो चुके 56 करोड़। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कंपनी प्रेजेंट तो कर रहे खुद को, तो अच्छा खासा प्रॉफिट होने के बाद भी कंपनी के ऊपर इतना प्रेशराइज क्यों है? क्योंकि कंपनी का मैनेजमेंट ये भी कह चुके हैं कि उनके जो प्रोडक्ट है उसका डिमांड थोड़ा सा कम हुआ है क्योंकि कंपनी ज्यादा से ज्यादा हाई प्राइस प्रोडक्ट बेच रहे थे और कंपनी लो प्राइस के प्रोडक्ट के ऊपर ध्यान नहीं दिया। तो इसलिए मार्केट से थोड़ा सा उनके गिर चुके हैं। तो इसीलिए आज वो सेकंड पोजीशन में आ चुके हैं। तो मैनेजमेंट ये भी कहा है कि 2025 के अंदर अंदर वो हाई प्राइस प्रोडक्ट और लो प्राइस प्रोडक्ट दोनों के ऊपर ज्यादा से ज्यादा काम करेंगे और दोनों कैटेगरीज जो कस्टमर है उसको वो एक्वायर करेंगे, मतलब उस कस्टमर को वो खुद के पास लेके आएंगे। तो उस हिसाब से देखा है तो कंपनी फिर से वो खड़ा हो पाएंगे और अच्छा खासा एक जर्नी फिर से दिखाएंगे। तो मैं इस कंपनी के ऊपर बहुत बुलिश हूँ क्योंकि इसका कंपनी का परफॉर्मेंस हर दिशा में देखा है तो पॉजिटिव है। अगर मैं इस कंपनी के रेशियोज के बारे में बात करूँ तो कैश कन्वर्जन जो साइकिल्स है, जहाँ पे डेटोस डे, इन्वेंटरी डे और डे पेबल्स, मतलब कैश कन्वर्जन साइकिल्स का मतलब होते हैं कंपनी जितने पैसे बिजनेस में लगा रहा है वो घूम फिर कर कितने दिनों में कंपनी के हाथ में पैसा वापस आ रहा है। तो 121 दिन लग रहा है। तो पहले 170 दिन लग चुके थे पिछले सालों में और इस बार 121 दिन लग रहा है। तो इसका मतलब टाइम पीरियड थोड़ा सा कम हुआ है। अगर मैं प्रीवियस डेटा दिखा दूं तो प्रीवियस डेटा में 90 डेज, 79 डेज तो सबसे लोएस्ट था और आज वो 121 दिन है। तो चलो 121 दिन का मतलब होता है एटलीस्ट 4 मंथ्स। तो 4 मंथ्स तक कंपनी के 4 मंथ्स के बाद कंपनी के हाथ में पैसा आ रहा है। तो जितना जल्द से जल्द पैसा आएगा उतना ही कंपनी के लिए पॉजिटिविटी माना जाएगा। और दूसरी बात, कंपनी का जो कैश फ्लो है उसमें आपको ये पॉइंट्स देखना है कि कंपनी कितना फिक्स एसेट को परचेज किए। देखिए इस बार कंपनी हाईएस्ट फिक्स एसेट को परचेज किया और इस फिक्स एसेट परचेज के साथ साथ कंपनी इन्वेस्टमेंट भी परचेज किए करीबन 25 करोड़ के आसपास। और कंपनी डिविडेंड जो रिसीव किए, डिविडेंड कुछ रिसीव नहीं हुआ, उल्टा डिविडेंड जो पे आउट किए, कंपनी डिविडेंड कितना पे आउट किए, तो डिविडेंड पेड के बारे में बात करूं तो इस बार कंपनी 62 करोड़ के आसपास डिविडेंड पेड किए। और उस हिसाब से देखा जाए तो कंपनी का जो प्रोसीड फ्रॉम बोरिंग्स, कंपनी इस बार कोई भी कर्जा नहीं लिया, उल्टा पिछले बार जो कर्जा लिया था उसको इस बार रीपेमेंट कर दिया। तो सारे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है तो कंपनी में ठीक ठाक परफॉर्मेंस के हिसाब से काम हो रहा है। तो इसीलिए एज ए इन्वेस्टर के बारे में बात करूं तो प्रोमोटर, एफआईएस, डीएस हर किसी के पास होल्डिंग्स दिखेगा। और सबसे मजेदार बात यही है कि इंस्टीट्यूशन म्यूचुअल फंड ने आज तक लास्ट देखा जाए तो 6 मंथ्स में कोई भी स्टेक बेचा नहीं, मतलब बेचा तो गया, तो जितना बेचा गया उससे कई गुना ज्यादा बाइंग किए गए। इसलिए आपको कभी भी नेगेटिव नहीं दिखेगा, कंटिन्यूसली बाय होता दिखेगा। तो इसका एक इंडिकेशन है कि कंपनी के ऊपर एक
प्रेशराइज है बाइंग का, तो बाइंग होने के बाद इस स्टॉक में जो करेक्शन हुआ है उसको वो रिकवरी जरूर कर सकते हैं। और रही बात कंपनी के टोटली शेयर होल्डिंग पैटर्न्स का, तो आप शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को देख सकते हैं। म्यूचुअल फंड ने होल्डिंग्स को बढ़ाया और एफआईएस ने थोड़ा सा स्टेक को कम किया, और प्रोमोटर के पास जितना होल्डिंग्स था उतना ही होल्डिंग है। तो मैं इस कंपनी के ऊपर बहुत स्ट्रांगली बुलिश फील करता हूँ। और रही बात इस कंपनी के चार्ट पैटर्न का, तो यहाँ पे एक शोल्डर बना, उसके बाद एक बिग हेड बना, उसके बाद 2 बार शोल्डर केड हुआ है, थर्ड टाइम शोल्डर बनने जा रहा है। तो जब इतनी बार शोल्डर केड होकर अगर ब्रेकआउट करे तो सोचना एक हायर पॉसिबिलिटी है कि उस टारगेट को वो अचीव कर सकते हैं। क्योंकि जब जब बार बार वो शोल्डर केड करता है तो इसका मतलब सेलर सेल तो करना चाहते हैं, उससे कई गुना ज्यादा बायर एक्टिव है। एक चीज आपको दिखा दो, देखिए यहाँ पे सेलिंग हुआ था, तो सेलिंग देखिए कन्वर्ट हो गया किसमें, बाइंग में। मतलब इस तरीके से लंबा सा एक कैंडल क्रिएट हुआ, इसको बोला जाता है एक हैमर जैसे कैंडल। तो इस तरीके से अगर कैंडल क्रिएट हुआ तो सोच लेना सेलर से कई गुना ज्यादा बायर एक्टिव है। तो आज नहीं तो कल इस लेवल को वो ब्रेकआउट करेगा, तो जब ब्रेकआउट करेगा तो एक बड़ा सा टारगेट बन सकते हैं, और वो भी 21% के आसपास। तो जब ब्रेकआउट करेगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूं, उसका नाम है एस्ट्रॉल। देखिए एस्ट्रॉल इंडिया के एक पॉपुलर कंपनी है। अगर पाइप फिटिंग्स इंडस्ट्रीज के बारे में बात करूं तो इस कंपनी आज सेकंड पोजीशन में आ चुके हैं, मगर एक टाइम नंबर 1 में था। सुप्रीम सेकंड पोजीशन में था, आज नंबर 1 में है। क्योंकि मार्केट कैप हमेशा चेंज करते हैं खुद का पोजीशंस, तो ऐसे मत समझना कि एस्ट्रॉल सेकंड पोजीशन में आ गया तो कंपनी खराब हो गया। मेरे हिसाब से सुप्रीम से भी मुझे बेस्ट कंपनी लगते हैं एस्ट्रॉल, क्योंकि एस्ट्रॉल का जो बिजनेस है, इसका जो परफॉर्मेंस है वो बहुत स्ट्रांग है। क्योंकि मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। हाँ, एक चीज आप बोल सकते हैं, वो है कंपनी का पी रेशियो बहुत हाई है। अगर इसी पी रेशियो के मैं मेजर करूँ तो एक टाइम कंपनी का पी रेशियो चला गया था 130 के आसपास, और आज कितना है 110 के आसपास। एवरेज पी रेशियो कितना है 82। इसका मतलब इस बात को समझिए कि कंपनी का जो पी रेशियो है ना, वो पी रेशियो थोड़ा सा कुछ इस लेवल का है। कंपनी के पी रेशियो जो है वो एवरेज लेवल के ऊपर है, तो यहाँ पे ओवर वैल्यूड कंपनी अभी बोल सकते हैं, और जिसके चलते शेयर के ऊपर अभी भी प्रेशर देखने को मिला है। तो कंपनीज के बाकी जो पैरामीटर्स है, बाकी जो परफॉर्मेंस है वो ठीक ठाक है। जैसे आरओसी आरओई बेस्ड है, कंपनी की डेप्थ एकदम जीरो है, इनकम भी है, और प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी है, और हाथ में कैश भी अच्छा खासा है। ईबिटा मार्जिन भी, सॉरी डेटोस डे भी ठीक है, ईबिटा मार्जिन भी ठीक है। 3 साल में आरओसी भी बेस्ट है। और देखिए पहले कितना आरओसी था, मतलब लास्ट कुछ फ्यू मंथ्स में आप देखेंगे तो आरओसी कभी भी कम होता देखने को नहीं मिलेगा। कंटिन्यूसली एक एवरेज के ऊपर है और उससे भी ज्यादा है, डबल के आसपास है। तो ये कंपनी के लिए एक बेस्ट पॉइंट है। और सबसे जो मुझे और भी बेस्ट पॉइंट लगा वो है कैश कन्वर्जन साइकिल्स। इसमें देखिए कंपनी को 30 डेज लग रहा है हाथ में पैसा आने के लिए। मतलब कंपनी मान के चलिए जब कोई प्रोडक्शन कर रहा है उसके बाद प्रोडक्शन को बेच रहे हैं, तो मतलब सेल आउट कर रहे हैं, तो सारी चीज करने के बाद कंपनी के हाथ में कितने दिन में पैसा आ रहा है। तो कैश कन्वर्जन साइकिल्स यही बताते हैं कि कंपनी के हाथ में 33 डेज में पैसा आ रहा है, जो पिछले बार 20 डेज में आ रहा था, पिछले उससे पहले 2021 में 23 दिन में आ रहा था। तो मेरे हिसाब से एक मंथ के अंदर अंदर पैसा आ रहा है, तो ये भी कंपनी के लिए एक पॉजिटिव माना जाएगा। तो रही बात कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट का, तो आप देखेंगे कंपनी के जो सेल्स है वो सेल्स इस बार थोड़ा सा कम हुआ। आप कहेंगे कि यहाँ पे कम कहाँ पे हुआ सर, तो यहाँ पे तो ठीक ठाक ही है। पिछली बार 1213 करोड़ का था, इस बार 1280 करोड़ के आसपास है, तो ज्यादा हुआ ना। हाँ, आपके बात सही है कि ईयर ऑफ ईयर बेसिस में ज्यादा हुआ। अगर मैं क्वार्टर बेसिस में देखूं तो पिछले क्वार्टर में ज्यादा सेल हुआ था, और उस क्वार्टर को कंपनी इस बार बीट नहीं कर पाए। तो इसका मतलब क्वार्टर ऑफ क्वार्टर में जो एस्टिमेट था उसको वो फेल कर चुके थे, और ईयर ऑफ ईयर बेसिस में जो एस्टिमेट था उसको वो पास कर चुके हैं। तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो पिछले सालों की तुलना से इस बार कंपनी का नेट प्रॉफिट पॉजिटिव में है। तो सारे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक ही बात कहूंगा, कंपनी के ऊपर जो इन्वेस्टर है, एफआईएस ने क्या किया, मतलब सॉरी, मतलब म्यूचुअल फंड ने क्या किया, कंटिन्यूसली बाय किए। एफआईएस ने धीरे धीरे करके खुद का स्टेक को कम किया, और प्रोमोटर के पास पहले से इतना होल्डिंग था, आज भी होल्डिंग है। अगर म्यूचुअल फंड के होल्डिंग के बारे में बात करूं तो आप देखेंगे तो म्यूचुअल फंड का जो होल्डिंग्स है वो कुछ इस तरीके से देखने को मिला। इस बार कंपनी के ऊपर अच्छा खासा सेल ऑफ किया गया अगस्त मंथ में, और वो कहाँ पे हुआ वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे कुछ स्ट्रांगली हाई वॉल्यूम के साथ अगस्त मंथ में सेलिंग देखने को मिला। तो यहाँ पे सेलिंग तो हुआ, सेलिंग तो प्रेशर हुआ। तो जो डेटा यहाँ पे सामने आया उस डेटा के हिसाब से यही बताया जा रहा है कि कंपनी के ऊपर एक स्ट्रांगली लेवल क्रिएट हुआ है। वो स्ट्रांगली लेवल क्या है, एक कफ विथ हैंडल पैटर्न्स बना है,
और कंपनी कुछ टाइम यहाँ पे बिता रहा है, इसका मतलब एक हायर पॉसिबिलिटी है इस लेवल को वो ब्रेकआउट करेगा और बड़ा सा धमाका होगा। देखिए कंपनी के मैं इंतजार कर रहा हूँ, यहाँ पे ब्रेकआउट तो हो चुके हैं मगर ब्रेकआउट इस कैंडल के ऊपर कंफर्मेशन नहीं मिला। जब कंफर्मेशन मिल जाएगा तो मैं जरूर यहाँ पे एंट्री लेने वाला हूँ और मेरा जो टारगेट होगा वो 33% के आसपास। तो टारगेट का जो प्राइस है वो पहले से हमको बता देता हूँ, 2666 इस टारगेट को लेकर मैं चलूंगा। तो देखिए फिलहाल के लिए कोई भी एंट्री लेवल्स नहीं है। अगर इसके ऊपर आपको काम करना है तो अभी से फोकस रखिए, अभी से आप स्टडी करिए और आपके रिस्क के हिसाब से करिए। देखिए मैं आपको हमेशा एक चीज जरूर कहूंगा कि अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग करना है तो एक कंपनी के ऊपर सारे पैसा मत लगा दीजिए। आप टोटल मान के चलिए 1 लाख रुपए लेकर काम करने के लिए आए हैं तो आप 5% से ज्यादा किसी भी कंपनी के ऊपर काम मत करिए। अगर आप न्यू है, एकदम आप मार्केट में न्यू है तो आप 3% से ज्यादा काम मत करिए। इस पे आपको भरोसा भी आएगा, आपको यही चीज देखने को मिलेगा कि हाँ आप इस 3% अलग अलग डाइवर्सिफिकेशन कंपनी के ऊपर लगाकर आपने लॉसेस नहीं किए, उल्टा आपने अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट किया। तो मैं फर्स्ट टाइम जब मार्केट में काम करना स्टार्ट किए थे तब मैं 1% के, उसके बाद 2%, उसके बाद 3%, उसके बाद 5%, अभी मैं 10% तक किसी भी कंपनी के ऊपर होल्ड कर लेता हूँ क्योंकि हमेशा मैं डाइवर्सिफिकेशन करके ही काम करता हूँ। तो आपके क्या राय है इसके ऊपर जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसके बारे में बात करूँ उसका नाम है KEI इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो देखिए ये एक देखा जाए तो केबल्स बनाने वाला कंपनी है, केबल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी है केबल मैन्युफैक्चरिंग में। जैसे HT केबल, LT केबल, EIGV केबल्स, साथ ही साथ आप देखेंगे तो अलग अलग कैटेगरीज के जो केबल्स होते हैं वो कंपनी बनाते हैं। अगर इस कंपनी की वेबसाइट विजिट करेंगे तो आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा। एक बार आपको मैं वेबसाइट भी विजिट करके दिखा देता हूँ। देखिए इस कंपनी की खासियत यही है, कंपनी का चैनल पार्टनर्स कितना है, 30,000 से भी ज्यादा। और कंपनी 55 कंट्रीज में खुद का प्रोडक्ट को सेल करते हैं। कंपनी का जो एम्प्लॉइज है 5,385 के आसपास का टोटल एम्प्लॉइज है। ब्रांच ऑफिस कितना है, 38 है। कंपनी का वेयर हाउस कितना है, 23 है। तो इतने सारे पॉजिटिविटी लेकर कंपनी काम कर रहा है और कंपनी के कितने सारे अलग अलग कैटेगरीज के वायर्स हैं आप देख सकते हैं। देखिए वायरिंग बिजनेस का ग्रोथ होने का चांसेस बहुत ज्यादा है क्योंकि देखिए जब कोई भी कंट्रीज का इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्रोथ हो रहा है तो वहां पे वायरिंग का जो प्रोडक्ट्स का डिमांड है, जो केबल्स का प्रोडक्ट का जो डिमांड है वो बहुत तेजी से ग्रोथ होने वाला है। तो इस कंपनी के ऊपर बहुत सारे दोस्तों ने मुझे कमेंट्स किए थे कि सर आपने बहुत दिन पहले इस कंपनी के ऊपर अपनी मतलब वीडियो बना के शेयर किए थे, तो फिर से एक बार इसके ऊपर डिस्कशन जरूर करिएगा। देखिए मुझे पीवी से उतना ज्यादा हाई नहीं लगता है, ROC ROE तो बेस्ट है, इनकम भी है, डेप्थ भी एकदम जीरो है और फ्री कैश फ्लो भी अच्छा खासा है। हाँ प्रोमोटर के पास उतना ज्यादा होल्डिंग्स नहीं है। अभी मुझे ये देखना है कि प्रोमोटर किस तरीके से इसको होल्डिंग को मेंटेन्स किए है। अगर उस चीज को मैं आपको दिखा दूं, देखिए प्रोमोटर के पास पहले 40% के आसपास होल्डिंग था, कंपनी ऑलमोस्ट 3% के आसपास स्टेक बेचा। उस स्टेक का फायदा किसने उठाया, FIS ने उठाया क्योंकि FIS के पास 13% था, आज 27%, मतलब डबल के आसपास होल्डिंग को बढ़ा चुके हैं। DS ने थोड़ा सा स्टेक बेचा और पब्लिक ने उसी मतलब स्टेक को थोड़ा सा कम किया, अराउंड 6% के आसपास स्टेक को बेचा है। तो मेरे कहने का मतलब है जब FIS कुछ कंपनीज के ऊपर कंटिन्यूसली बाय करते जा रहा है और इंस्टीट्यूशन के पास अच्छा खासा होल्डिंग्स है तो सोचना उस कंपनी में कुछ ना कुछ बड़ा धमाका हो सकता है। तो कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूं, देखिए शानदार तरीके से कंपनी हर साल की जून क्वार्टर को मेंटेन्स किए, जहां पे 750 करोड़ से 1000 करोड़, 1500 करोड़, 1700 करोड़ के आसपास देखने को मिला। अभी एक्सपेंस के बारे में बात करूं तो एक्सपेंस कुछ इस लेवल में देखने को मिला है। अभी नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूं तो नेट प्रॉफिट भी कुछ अलग लेवल में देखने को मिला। तो मेरे हिसाब से कंपनी में अच्छा खासा परफॉर्मेंस हो रहा है, जिस परफॉर्मेंस के कारण कंपनी अच्छा खासा आपको धमाका दे सकते हैं। ये कंपनी किस तरीके से आपको रिटर्न जनरेट कर दिया, अगर आपने लॉन्ग टर्म के निवेश करके रखे थे तो कंपनी आपको हर साल में अराउंड एवरेज देखा जाए तो 80% के आसपास, 70 to 80% के आसपास रिटर्न आपको जनरेट करके दिया। और सिर्फ रिटर्न नहीं दिया, सारे पैरामीटर्स भी बेस्ट तरीके से देखने को मिलेगा। अभी ओवरऑल इस कंपनी के में अगर आपको लास्ट कुछ फ्यू डेज का डेटा दिखा दूं तो देखिए म्यूचुअल फंड ने स्टेक को बेचा और उसका फायदा डायरेक्टली FIS ने उठाया। और इसी के चार्ट पैटर्न्स के बारे में डिस्कशन करूं, देखिए कंटिन्यूसली एक जर्नी हुआ, कोविड के बाद इस कंपनी तो सारे हाथ पार कर दिया। कोविड के टाइम में इस कंपनी का प्राइस कहाँ पे था और कहाँ तक गया आप देख सकते हैं। यहाँ से मतलब 216 रुपीज से कंपनी हाई किए करीबन 2800, करीबन 1100% के आसपास रिटर्न दिया।
तो 1100% के आसपास रिटर्न मतलब सोचिए 11 टाइम्स, मतलब 10 टाइम्स से भी ज्यादा आपका रिटर्न जनरेट करके दिया। अब इस कंपनी का फिर से देखिए, एक पैटर्न क्रिएट हुआ, एक शोल्डर, उसके बाद एक हेड, उसके बाद एक हेड, सॉरी माफी चाहता हूँ, एक काफ, उसके बाद एक हैंडल, उसके बाद एक हैंडल बना। तो काफ डबल हैंडल यहाँ पे क्रिएट हो चुके हैं। इसका मतलब हाई स्टेबिलिटी है। अगर इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा तो मैं जरूर एंट्री लूंगा। और देखा जाए तो टारगेट जो बना है वो ऑलमोस्ट 17% के आसपास टारगेट बन सकते हैं। तो मेरे हिसाब से कंपनी के ऊपर फोकस रखना चाहिए। बाकी आप समझदार हैं, समझदारी से काम लीजिए। तो आपके साथ इस तीनों कंपनी के बारे में डिस्कस किया हूँ, जो तीनों कंपनी बाइंग एंट्री के आसपास है, और जिसका अपडेट मैं टेलीग्राम में आपको अभी तक नहीं दिया, क्योंकि जब एंट्री ब्रेकआउट होता है तब मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे सारे लिंक्स अवेलेबल है। नेक्स्ट जो कंपनी उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है, आप देख सकते हैं, थैमस मेडिकेयर लिमिटेड। तो थैमस मेडिकेयर लिमिटेड एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से बिलोंग करने वाला कंपनी है। अगर इस कंपनी के बारे में बात करूं तो कंपनी एक छोटा सा कंपनी है, 1500 करोड़ के आसपास, एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है। तो कंपनी ने अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट किया। इसके लिए कंपनी ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट भी किया। अनाउंसमेंट क्या है, कंपनी स्प्लिट देने वाला है। कंपनी 10 रुपया फेस वैल्यू को 1 रुपया करने वाला है। इसका मतलब हर एक शेयर के बदले आपको 10 शेयर मिलेगा। तो इस 10 शेयर मिलने के चक्कर में इस कंपनी के ऊपर डायरेक्टली निवेश मत करिएगा, सोच समझ कर स्टडी करके काम करिएगा। और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ, अगर कुछ जानने को मिले और इस वीडियो से आपको कुछ वैल्यू मिले तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो मैं आपके लाइक की इंतजार करूंगा और आपका सब्सक्राइब का भी इंतजार करूंगा। तो जाकर फटाफट कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। धन्यवाद।